हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम क्रैकर्स में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गुप्त वंश के बारे में। मौर्योत्तर काल को हमने कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद में अब हम गुप्त वंश के बारे में या गुप्त काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले हम जानते हैं गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त और वास्तविक संस्थापक की बात करें तो वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। अंतिम शासक कौन था इस वंश का, तो विष्णुगुप्त था। यानी संस्थापक है श्रीगुप्त, अंतिम शासक है विष्णुगुप्त और वास्तविक संस्थापक पूछा जाएगा तो वो हो जाएगा चंद्रगुप्त फर्स्ट। राजधानी इन्होंने बनाई थी पाटलिपुत्र को, वही पाटलिपुत्र जो मौर्यों की राजधानी थी, जिसे हर्यक वंश के राजा उदयन ने गंगा और सोन नदियों के तट पर स्थापित किया था। ये हमने पढ़ रखा है पीछे। ये वही पाटलिपुत्र है जिसे मध्य भारत में अफगान शासक शेर शाह ने पटना कर दिया था। इसका नाम परिवर्तित करके इसे पटना कर दिया था। वर्तमान में ये पटना ही है। धीरे धीरे पाटलिपुत्र का अस्तित्व कम होने लगता है तो गुप्त अपनी दूसरी राजधानी बनाते हैं उज्जैनी को। उज्जैनी को ये अपनी सेकंड राजधानी बनाएंगे और राजधानी बनाता कौन है, तो चंद्रगुप्त सेकंड के नाम ना, जिसे हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। इसने बनाया था सेकंड राजधानी उज्जैनी को। इसके अलावा विशेष क्या है इसमें, तो भारतीय इतिहास का क्लासिकल युग और स्वर्ण युग कहा जाता है किसे, गुप्त वंश को। और कुछ इतिहासकारों के मत है गुप्तों के बारे में कि गुप्त किस जाति के थे, किस वर्ण के थे। तो कुछ कथन है जैसे कि छत्री किसने कहा है इनको, तो गौरी शंकर ओझा और आरसी मजूमदार, इन्होंने गुप्त को छत्री कहा है। शूद्र किसने कहा है, काशी प्रसाद और जायसवाल ने इन्हें शूद्र कहा है। ब्राह्मण किसने कहा है, तो हेमचंद्र राय चौधरी ने इनको ब्राह्मण कहा है कि गुप्त जो थे वो ब्राह्मण थे। और रोमिला थापर और रामशरण शर्मा, इन्होंने कहा कि गुप्त वैश्य थे। ये कुछ कथन हैं इतिहासकारों के जो मानते हैं कि गुप्त क्षत्रिय थे या शूद्र थे, ब्राह्मण थे या वैश्य थे। इसके बाद इस वंश का जो पहला शासक है या संस्थापक है श्रीगुप्त, इसके बारे में देखते हैं। श्रीगुप्त इसके बारे में जानकारी अपर्याप्त है और ये श्रीगुप्त जो है संस्थापक है गुप्त वंश का। उपाधि इसने ली थी महाराज की। तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, बस यही पता चलता है कि यह गुप्त वंश का संस्थापक था और यह ज़्यादा ताकतवर शासक नहीं था। फिर इस वंश का दूसरा शासक है घटोत्कच। ये भी कमजोर शासक था। श्रीगुप्त के बाद ये शासक बनता है। इसका क्रम आप याद रखें कि श्रीगुप्त के बाद शासक कौन बना, तो घटोत्कच बनता है और ये भी ताकतवर शासक नहीं था, कमजोर शासक था। उपाधि इसने ली थी श्री महाराज की। और उपरोक्त दोनों शासक स्वतंत्र नहीं थे मतलब ये कुषाणों के सामंत थे या फिर कुषाणों के अधीन थे ये। इसके बाद फिर आ रहा है इस वंश का बाहुबली शासक यानी चंद्रगुप्त प्रथम और इसकी तिथि का उल्लेख मिलता है। पीछे के जो दो शासक है ना, श्रीगुप्त और घटोत्कच, इनकी तिथि का उल्लेख नहीं मिलता है कि ये कब राजा बनते हैं या कब शासक बनते हैं। लेकिन चंद्रगुप्त प्रथम की तिथि का उल्लेख मिलता है कि ये 319 में सिंहासन पर बैठता है और 350 ईस्वी तक इसका शासन चलता है। तिथि इनकी विवादित है, कुछ पुस्तकों में अलग तिथि भी मिलती है, पहले ही मैं बता देती हूँ। और इनकी बात करें अगर तो ये वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक थे और उपाधि थी इसकी महाराज की। राजधानी इसने पाटलिपुत्र को बनाया और इसे द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक भी कहते हैं। राज्यारोहण तिथि क्या है इसकी, तो 319 ईस्वी है। राज्यारोहण तिथि 319 और 319 से ही इसका शासन शुरू होता है और इसी परिप्रेक्ष्य में इसने गुप्त संवत की शुरुआत की थी 319 ईस्वी में। तो गुप्त संवत किसने चलाया, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। कब, तो 319 ईस्वी में। और इसका उल्लेख मथुरा अभिलेख में मिलता है और चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी कन्या कुमार देवी से विवाह किया था। तो लिच्छवी एक गणराज्य था और यहाँ की एक कन्या थी जिसका नाम था कुमार देवी। इसी कन्या से समुद्रगुप्त उत्पन्न होगा। तो एक तो इन्होंने सिक्का चलाया विवाह के बाद, कौन सा, विवाह प्रकार का, जिसे राजा रानी सिक्का भी कहते हैं, जिसमें 9 युगल बने हैं। इसके बाद फिर है अगला शासक समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का शासन का समय क्या है, 350 से 375 ईस्वी तक। तो 25 वर्षों तक शासन किया था समुद्रगुप्त ने। और समुद्रगुप्त कई प्रकार की उपाधियां धारण करता है। उपाधि कौन कौन सी है इसकी, कविराज, मतलब कि ये शासक के साथ साथ संगीत का भी प्रेमी था, इसीलिए इसने कविराज की उपाधि धारण की। लोग इसे कवियों का राजा कहते थे। और फिर भारत का नेपोलियन,
तो विसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा है, तो विसेंट स्मिथ ने कहा है। लिच्छवी दौहित्र, लिच्छवी कन्या कुमार देवी का पुत्र होने के कारण इसे लिच्छवी दौहित्र कहा गया। परम भागवत, शैव धर्म में आस्था के कारण इसे ये उपाधि मिलती है परम भागवत की। इसके अलावा चंद्र प्रकाश सर्वराज्योच्छेता, जो कि अभिलेखों में इसकी यही उपाधि मिलती है, और धर्म प्राचीर बंध, ये इसकी उपाधियां थी समुद्रगुप्त की। अब हम लोग समुद्रगुप्त के समय के अभिलेख पढ़ेंगे। दो महत्वपूर्ण अभिलेख हैं गुप्त वंश की, एरण, दूसरा है प्रयाग प्रशस्ति। इसी एरण अभिलेख में उसकी पत्नी दत्त देवी का उल्लेख मिलता है। दत्त देवी कौन है? समुद्रगुप्त की पत्नी है, और इसका उल्लेख मिलता है एरण अभिलेख में। इसमें समुद्रगुप्त की तुलना कुबेर और यमराज से की गई है। ये तो हो गया एरण अभिलेख। फिर है प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति, इसकी स्थिति मूलतः क्या है? कौशाम्बी है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो इलाहाबाद के किले में है। अकबर के समय में जहांगीर ने इसे इलाहाबाद के किले में स्थापित कराया था। लेखक कौन है इसके? हरिशेन है। लिपि है ब्राह्मी, भाषा है इसकी संस्कृत, शैली है चंपू। चंपू शैली क्या है? पहले भी मैंने बताया है, गद्य और पद्य में जो लिखा जाता है दोनों मिक्स होता है ना, उसे कहते हैं चंपू शैली। और इसमें प्रयाग प्रशस्ति में कुल पंक्तियां कितनी हैं? तो 33 पंक्तियां हैं, 33 पंक्तियां हैं इसमें कुल। और यह प्रशस्ति समुद्रकालीन इतिहास का दर्पण है, यानी समुद्रगुप्त के इतिहास का व्यापक वर्णन मिलता है इसमें। इसी वजह से इसे समुद्रगुप्त कालीन दर्पण कहा गया है। किसको? प्रयाग प्रशस्ति को। और प्रशस्ति में तिथि का उल्लेख नहीं मिलता है, इसे समुद्रगुप्त की आत्मकथा भी कहते हैं। इसको पढ़ा किसने था? इसको पढ़ने का श्रेय किससे जाता है? तो 1834 में कैप्टन ए ड्रायर ने इसे पढ़ा था सर्वप्रथम। और इसमें गंगावतरण का भी उल्लेख मिलता है। इसमें पाटलिपुत्र को पुण्य नगर कहा गया है। पुण्य नगर, अगर आपसे पूछा जाए प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित पुण्य नगर किसे कहा गया है, तो याद रखें पाटलिपुत्र को। और इसमें जहांगीर और बीरबल का नाम अंकित है, क्योंकि जब जहांगीर ने इस लेख को इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था तो इसने अपना भी उसमें लेख कुछ लिखवा दिया था, और अपना नाम और बीरबल का नाम भी अंकित करवा दिया था। और इसका जो लेख मिलता है वो फारसी में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति की भाषा संस्कृत है, लेकिन जो जहांगीर ने इसमें अपनी पंक्तियां, 2-4 पंक्ति जो भी लिखवाई हूँ वो फारसी भाषा में, क्योंकि मुगलों की भाषा क्या थी? फारसी थी। और इसके अलावा इसमें शंकु, तोमर, भिंडीपाल जैसे अस्त्र शस्त्र का उल्लेख मिलता है। तो शंकु, तोमर, भिंडीपाल, ये सब क्या हैं? ये सब अस्त्र शस्त्र हैं जो समुद्रगुप्त के समय में उपयोग होते थे। और प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख मिलता है। इसी प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख मिलता है कि इसने कौन कौन सी विजय की थी। पहली है आर्यावर्त की विजय, जिसका उल्लेख है 13वीं और 14वीं पंक्ति में। फिर है दक्षिणापथ की विजय, जिसका उल्लेख है 19वीं और 20वीं पंक्ति में। 8 राज्यों की विजय की थी इसने, जिसका उल्लेख है 21वीं पंक्ति में। और सीमावर्ती राज्यों की भी विजय की थी, इसका उल्लेख है 22वीं पंक्ति में। विदेशी शक्तियों से विजय इसने हासिल की थी, 23वीं और 24वीं पंक्ति में इसका उल्लेख मिलता है। अब एक एक करके हम इनकी विजय देखते हैं। पहले ले लेते हैं आर्यावर्त की विजय, जिसका उल्लेख है 13वीं और 14वीं पंक्ति में। इसने आर्यावर्त के 12 राज्य और आर्यावर्त के 9 राज्य, इसने मतलब 2 बार में ये विजय हासिल की थी। पहली बार में 12 राजाओं को हराया, दूसरी बार में इसने 9 राजाओं को पराजित किया, और इसलिए इसने उपाधि क्या ली? तो आर्यावर्त राज प्रशोभधरण की इसने उपाधि ली थी आर्यावर्त की विजय के पश्चात। इसके बाद फिर है दक्षिणापथ विजय, यानी दक्षिण भारत की विजय। इसमें भी कुल इसने 12 शासकों को हराया था, 12 राजाओं को पराजित किया था, और इसमें कांची के शासक विष्णुगोप को भी पराजित किया था, इसका उल्लेख मिलता है। और इसने उपाधि क्या धारण की थी इस विजय के पश्चात? तो ग्रहण मोक्षानुग्रह की उपाधि भी धारण की थी और नीति भी अपनाई थी, अर्थात ग्रहण करने के बाद मोक्ष प्रदान कर रहा है। राज्य ग्रहण करने के बाद उनको मोक्ष प्रदान कर रहा है, इसी वजह से इसे ग्रहण मोक्षानुग्रह की उपाधि भी कहा गया है और नीति भी कहा गया है। क्योंकि 12 राजाओं ने समुद्रगुप्त के सामने विनय की कि हमारा राज्य हमें लौटा दो, तो इसने क्या किया? इसने मोक्ष प्रदान किया, यानी उनका राज्य उनको लौटा दिया। और एक इतिहासकार है जिनका नाम है राय चौधरी। इतिहासकार राय चौधरी ने समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ की जो विजय है, दक्षिण भारत की विजय है ना, इसे धर्म विजय कहा है। ये चीज़ याद रखें। इसके बाद फिर है आठविक राज्य।
आठविक राज का उल्लेख मिलता है 21वीं पंक्ति में, और ये राज्य उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से लेकर के मध्य प्रदेश के जबलपुर तक का जो क्षेत्र है ना, इसे आठविक राज्य कहा गया है। और इस विजय के परिप्रेक्ष्य में इसने परिचारीकृत की नीति लागू की, यानी कि पराजित करके सभी को बंदी बनाकर लाया और नौकर चाकर बना लिया राज्य में। आठविक राज्य क्या है? जो जंगली राजा होते थे ना, जंगलों के राजा होते थे, उन्हें आठविक राज्य कहा गया है। तो उनको जो पराजित करता था उनमें नीति अपनाई इसने परिचारीकृत नीति, अर्थात पराजित करके सभी को बंदी बनाकर लाना और अपने राज्य ला करके नौकर चाकर बना लेना, सेवक बना लेना, इसे ही कहा गया है परिचारीकृत। इसके बाद फिर है सीमावर्ती राज्य, जो समुद्रगुप्त की सीमा से लगे हुए राज्य थे ना, उन्हें भी इसने पराजित किया। और इस विजय के बाद क्या कहता है? इसने कहा सर्वकर दानाज्ञ प्रणाम गमन, यानी कि सभी राजा जो पराजित किए गए हैं वो दरबार में उपस्थित होंगे और उसे प्रणाम करेंगे। और ये राज्य कौन कौन से थे? तो समतट, जिसे पूर्वी बंगाल का क्षेत्र है, ड्वाक यानी नौगांव असम का क्षेत्र है, और कामरूप ये भी असम का क्षेत्र है, कर्तपुर यानी करतारपुर और नेपाल, ये सब सीमावर्ती राज्य थे समुद्रगुप्त के समय के। इसके बाद इसके विदेशी शक्तियों से भी संबंध थे, जिसका उल्लेख 23वीं और 24वीं पंक्ति में मिलता है। विदेशी राजाओं से या विदेशी राज्यों से इसने जो संबंध बनाए थे या इनके पक्ष में जो नीति लागू की थी, वो नीति थी आत्मनिवेदन कन्योपायदानम। इसका अर्थ क्या होता है? जिन राजाओं को पराजित किया है वो समुद्रगुप्त के दरबार में उपस्थित होकर उसे प्रणाम करेंगे और अपनी कन्या दान में देंगे उसको। समुद्र के दरबार में उपस्थित होकर विवाह के लिए प्रस्ताव रखेंगे। विदेशी शक्तियों के परिप्रेक्ष्य में इसने लागू किया था। और किन विदेशी शक्तियों को इसने पराजित किया था? तो वो थी कुषाण, श्रीलंका के सिंघल नरेश को इसने मेघवर्मन को पराजित किया था। सिंघल नरेश यानी कि श्रीलंका के जो नरेश थे मेघवर्मन, और रुद्र सिंह तृतीय जो कि शक राजा था, अंतिम राजा था ना, शक राजा रुद्र सिंह तृतीय, इसको भी इसने पराजित किया था। और इसके अलावा मुरुंड, ये पूर्वी भारत का राजा था, इसको भी इसने पराजित किया था। तो विदेशी शक्तियों से भी इसने संबंध स्थापित किए, इनको पराजित किया, और जो नीति अपनाई वो थी आत्मनिवेदन कन्योपायदानम, यानी राजा के दरबार में उपस्थित होना और विवाह का प्रस्ताव रखना, अपनी कन्या उसको सौंपना, ये नीति अपनाई थी इसने विदेशी शक्तियों के परिप्रेक्ष्य में। इसके बाद समुद्रगुप्त के सिक्के हैं। अश्वमेघ प्रकार का सिक्का है, वीणा वादन गरुड़ प्रकार का सिक्का है। जो गरुड़ प्रकार का सिक्का है ये नागवंशी राजा के विजय का सूचक है। जब नागवंशी राजा को इसने पराजित किया था तो उसके विजय के परिप्रेक्ष्य में इसने गरुड़ प्रकार का सिक्का चलाया था। फिर है व्याघ्र हनन, व्याघ्र का हनन यानी व्याघ्र को मारते हुए भी इसका सिक्का है, जिससे पता चलता है कि ये शिकार का शौकीन था। धनुर्धारी प्रकार का सिक्का भी इसने चलाया। ये कुछ समुद्रगुप्त के सिक्के हैं। इसके बाद जो शासक बनता है समुद्रगुप्त के पश्चात, वो बनता है रामगुप्त। हमने क्या देखा? सबसे पहले शासक कौन है जो कि इस वंश का संस्थापक है, वो है श्रीगुप्त। फिर बनता है घटोत्कच, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, फिर चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र समुद्रगुप्त शासक बनेगा। उसके पश्चात फिर समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड। समुद्रगुप्त के पश्चात शासक रामगुप्त बनता है, और इसका उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो विशाख दत्त का एक नाटक है देवी चंद्रगुप्तम, उसमें रामगुप्त का उल्लेख मिलता है। और इसकी ऐतिहासिकता को सर्वप्रथम राखलदास बनर्जी हैं, उन्होंने 1924 में एक आयोजन हुआ था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में नदी व्याख्यान माला का, उसमें इन्होंने इसकी ऐतिहासिकता को सिद्ध किया था कि रामगुप्त भी शासक था। रामगुप्त के समय में शक राजा ने आक्रमण किया था। इस दौरान रामगुप्त ने अपनी ध्रुव स्वामिनी को देकर के शांति स्थापित करने का प्रयास किया था। जिसके पश्चात क्या होगा? तो चंद्रगुप्त सेकंड को जब ये बात पता चलेगी कि रामगुप्त ने अपनी पत्नी को शको को सौंपने का प्रयास किया है, तो चंद्रगुप्त सेकंड रामगुप्त की हत्या कर देगा और शको को पराजित करेगा, और इसकी जो ध्रुव स्वामिनी है उससे विवाह भी करेगा। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।